जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के हिंदी का पार्ट 2 वाणिका से संबंधित सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ साथ सभी लेखकों का भी अध्ययन करेंगे। और ये बाबू जो हम लोग पढ़ेंगे आज का वीडियो आपको कम से कम 10 नंबर दिलाएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं जो वाणिका का फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है दही वाली मंगमा। समझ में आया बाबू? चलिए, दही वाली जो मंगमा है बाबू, इसके लेखक कौन है बाबू? श्रीनिवास है। और याद रखना है उनका वास्तविक नाम क्या है? वो मास्ती वेंकटेश अयंगार। इतना समझ में आएगा। दही वाली जो मंगमा है, इस पाठ के लेखक कौन है बाबू? श्रीनिवास। और इसका उनका वास्तविक नाम क्या है? वो मास्ती वेंकटेश अयंगार। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? वो मास्ती कर्नाटक में। कब हुआ था बाबू? 6 जून 1891 में। इतनी बात समझ में आई बाबू? उनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 में। कहाँ बाबू? मास्ती कर्नाटक में। उनकी मृत्यु हुई थी बाबू 6 जून 1986 को। और याद रखना है विधा कैसा है बाबू? यह एक कन्नड़ कहानी है। तो एग्जाम में कई बार पूछता है कि दही वाली मंगमा कैसी कहानी है? तो कन्नड़ कहानी है जिसके लेखक हैं श्रीनिवास यानी मास्ती वेंकटेश अयंगार। समझ में आया? जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 को। मृत्यु हुई थी 6 जून 1986 को। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है बाबू? B.R. नारायण ने। तो ये भी आपको याद रखना है। दही वाली मंगमा का हिंदी अनुवाद जो कि कन्नड़ कहानी है, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? V.R. नारायण ने। और इसके प्रमुख पात्र कौन है? वह मंगमा जो दही बेचने का काम करते थे, और दूसरा लेखक की माँ। समझ में आ गई इतनी बात? दही वाली मंगमा, लेखक श्रीनिवास या मास्ती वेंकटेश अयंगार। जन्म 6 जून 1891, मृत्यु 6 जून 1986। विधा कन्नड़ कहानी है, हिंदी अनुवाद V.R. नारायण, प्रमुख पात्र मंगमा और लेखक की मां। समझ में आया बाबू? चलिए अब हम दूसरे पाठ की ओर चलते हैं। इसका दूसरा पाठ है बाबू ढहते विश्वास। चलिए और ध्यान से देखिए, ढहते विश्वास में किसके बारे में बाबू? बाढ़ की कहानी है। और इनके लेखक कौन है बाबू? सात कोड़ी होता। जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को। कहाँ बाबू? मयूरभंज उड़ीसा में। यानी इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था। कहाँ? मयूरभंज में। विधा कैसी कहानी है बाबू? उड़िया कहानी है। बस यही आपको याद करते चलना है कि उड़िया कहानी कौन है? ढहते विश्वास। जबकि कन्नड़ कहानी था दही वाली मंगमा। और हिंदी अनुवाद किसने किया बाबू? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। और प्रमुख पात्र है लक्ष्मी। कौन है बाबू? लक्ष्मी। और इस पाठ में किसके बारे में बाबू? बाढ़ की समस्या के बारे में बताया गया है। इस पाठ में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? बाढ़ की समस्या के बारे में, जिसका नाम है ढहते विश्वास। समझ में आया बाबू? तो 2 पाठ आपको समझ में आ गया। दही वाली मंगमा कैसी कहानी था? कन्नड़ कहानी। लेखक थे श्रीनिवास या मास्ती वेंकटेश अयंगार। और उनका हिंदी अनुवाद किसने किया था? V.R. नारायण ने। ढहते विश्वास लेखक है सात कोड़ी होता। कैसी कहानी बाबू? उड़िया कहानी है। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। और प्रमुख पात्र कौन है बाबू? लक्ष्मी। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग तीसरे पाठ की ओर चलते हैं। तीसरा पाठ आ रहा है बाबू माँ। माँ कौन? इसके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर इसके लेखक हैं, जिनका वास्तविक नाम क्या था? ईश्वर मोतीलाल पटेल। क्या नाम था? ईश्वर मोतीलाल पटेल। जिनका जन्म कब हुआ था? 9 मई 1916 को। कहाँ बाबू? आनंद गुजरात में। इनकी मृत्यु हुई थी बाबू 22 नवंबर 1983 को। और ये कैसी कहानी है बाबू? यह एक गुजराती कहानी है। तो अभी तक हमने 3 पढ़ा। कौन कौन? दही वाली मंगमा कन्नड़ कहानी, ढहते विश्वास उड़िया कहानी, और माँ कैसी है बाबू? तो गुजराती कहानी। समझ में आया? और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? यानी हिंदी अनुवादक कौन है? गोपाल दास नागर। याद रखिएगा बाबू, गोपाल दास नागर। और इस कहानी में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मंगू, जो एक पागल लड़की थी। और मंगू और माँ इस कहानी के प्रमुख क्या है? पात्र है। समझ में आया बाबू? 3 चैप्टर के प्रमुख पात्र, उनके लेखक और उनकी विधा आपको समझ में आ गई होगी। दही वाली मंगमा कन्नड़ कहानी, ढहते विश्वास उड़िया कहानी,
और माँ कैसी कहानी बाबू गुजराती कहानी है। समझ में आ गया बाबू? तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते। ये सभी जो मैंने लिखा है बाबू आपको ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट सॉल्व करने में करेगा, तो आप इसको याद करके जाइएगा एग्जाम में। एग्जाम में जाने से पहले आपको इसको एक बार देख लेना है, 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके पास नगर। नगर कहानी जो है बाबू इसके लेखक कौन है? सुजाता, और या इन्हीं का नाम है बाबू एस रंगराजन। एस रंगराजन के मतलब एस से यहाँ पे वर्ड आएगा वो सुजाता रंगराजन। उनका पूरा नाम क्या था? सुजाता रंगराजन। जन्म कब हुआ था बाबू? 3 मई 1935 को। कहाँ हुआ था बाबू? चेन्नई में। कैसा? कहाँ जन्म हुआ था बाबू? चेन्नई में। मृत्यु हुई 27 फरवरी 2008 को। और कैसी विधा है बाबू? यह एक तमिल कहानी है और इसके हिंदी अनुवादक हैं के ए जमुना। याद रखेंगे बाबू, के ए जमुना। और इसमें क्या है बाबू? नगर कहानी में याद कर लीजिएगा, नगर कहानी में आप लोगों ने पढ़ा है बाबू पपाती, जो क्या था? लड़की का तबीयत खराब था, यानी पपाती यानी पुत्री है, और वली अमाल इसकी मां है। ये प्रमुख इसके क्या है? पात्र है। समझ में आए कि नहीं बाबू? तो 4 कहानी आप लोग जल्दी बताइए। सबसे पहला दही वाली मंगमा, जिसके लेखक कौन है बाबू? दही वाली मंगमा के लेखक कौन है बाबू? श्रीनिवास। और कैसी कहानी है? तो ये कन्नड़ कहानी है। दूसरा हमने पढ़ा बाबू कौन? ढहते विश्वास। ढहते विश्वास के लेखक कौन है? सात कोरी होता। कैसी कहानी है? उड़िया कहानी है। इसके पहले हमने पढ़ा बाबू कौन? माँ। माँ के कौन है? ईश्वर पेटलीकर। कैसी कहानी है? माँ एक गुजराती कहानी है। नेक्स्ट बाबू नगर। नगर का कौन लेखक है? सुजाता। और कैसी कहानी है? तमिल कहानी है। कंसेप्ट सब समझ में आ गया बाबू? चलिए अब लास्ट इसमें पाठ आता है जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। इसके कौन है बाबू? सावरदैया। और जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1948 को। कहां बाबू? बीकानेर राजस्थान में। मृत्यु कब हुई थी? 30 जुलाई 1992 को। विधा कैसी कहानी? गुजराती कहानी। और इसके हिंदी अनुवादक भी कौन है? सावरदैया। इसमें प्रमुख पात्र कौन है? सीता, जिसके 3 बेटे हैं। याद हो जाएगा बाबू? चलिए, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। 5 पाठ आपको क्या क्या याद रखना है? पहला लेखक का नाम, दूसरा इसकी विधा, खास तौर पे किस प्रकार की कहानी है। तो आपको लगभग में याद हो गया होगा दही वाली, बोलते चलिए बाबू, दही वाली मंगमा। ये बाबू कैसी बाबू कहानी है? तो ये है उड़िया। उड़िया नहीं बाबू, ये है कन्नड़। कन्नड़ कैसी है बाबू? कन्नड़ कहानी है। कन्नड़, कन्नड़ वाली कहानी है। याद रहेगा बाबू? दूसरा हमने पढ़ा बाबू कौन? ढहते विश्वास। ढहते विश्वास, जल्दी बताइए। ढहते विश्वास कैसी कहानी है बाबू? उड़िया कहानी है। यानी इसमें हम लोग बाढ़ के बारे में पढ़े हैं। तीसरा आपके पास आएगा बाबू कौन? माँ। माँ जो है बाबू कैसी कहानी है? तो याद रखेंगे गुजराती कहानी है। गुजराती कहानी है। चौथा आपके पास आया बाबू नगर। नगर, नगर कैसा है बाबू? नगर कैसी कहानी है? तो याद रखेंगे तमिल कहानी। कैसी कहानी बाबू? तमिल कहानी है। और पांचवा आपके पास आ रहा है बाबू, पांचवा आपके पास कौन है बाबू? धरती। धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। और ये कैसी कहानी है? तो याद रखेंगे तमिल कहानी है। तमिल नहीं बाबू, तमिल हो चुका है। ये है आपके पास राजस्थानी। कैसे बाबू? राजस्थानी कहानी है। राजस्थान का है। और राजस्थान में कैसी आपको याद रखना है बाबू? यहां गुजराती हो गया है। 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए, तो ये आपको याद रखना है। कैसी कहानी बाबू? गुजराती कहानी है। गुजराती। माँ कैसी है बाबू? माँ, 1 मिनट, गलती हो गया यहाँ पे। क्या? माँ। माँ देख लिए कैसी कहानी है? गुजराती। और याद रखेंगे बाबू यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। नगर। नगर कैसा? तमिल सही है। और यहाँ पे आपको याद रखना है बाबू धरती कब तक घूमेगी? राजस्थानी। सॉरी, यहाँ पे सही कर लीजिएगा बाबू, यहाँ पे सही कर लीजिएगा राजस्थानी। कैसी कहानी है बाबू? राजस्थान की कहानी है यहाँ पे। तो राजस्थानी कहानी कैसी बाबू? राजस्थानी, यानी राजस्थान की यहाँ पे कहानी है। तो आपको याद रखना है, ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है बाबू? चलिए आगे हम लोग बढ़े बाबू। चलिए अब पहला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बाबू। इधर तो आपको सब कुछ याद आ गया बाबू। देखते चलिए कहां कहां की कहानी है, एक बार याद कर लीजिए। गलती हो गया तो समझ जाइएगा,
आप लोग सही कर लीजिएगा। पहला बाबू दही वाली मंगमा, कैसी बाबू? कन्नड़ कहानी है। दूसरा हम लोग के पास आया बाबू सात कोड़ी होता वाला कहानी, ढाते विश्वास उड़िया कहानी है। और हम लोग के पास तीसरा आया बाबू ईश्वर पेटलीकर का गुजराती कहानी है माँ। उसके बाद आया बाबू कौन? सुजाता यानी नगर वाला तमिल कहानी है। और लास्ट बाबू आपके पास कौन है? धरती कब तक घूमेगी, याद रखेंगे, राजस्थानी कहानी है, राजस्थानी कहानी है। कंसेप्ट सब समझ में आ गया है बाबू। चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा हूं वानिका से, फर्स्ट क्वेश्चन रंगप्पा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। रंगप्पा कौन था और मंगमा से क्या चाहता था? सिंपल सा टर्म है, इसको याद करना है आराम से। देखिए ध्यान से, देखिए बाबू, रंगप्पा गांव का एक क्या था? लंपट जुआरी था। लंपट के मतलब बाबू जो छेड़छाड़ करता है उसको क्या बोलते हैं? लंपट। और कौन था? जुआरी था, जो मंगमा से उधार के रूप में पैसा ऐंठना चाहता था। यानी जब मंगमा का अपने बहू से क्या हो गया? झगड़ा हो गया, तो वो जब देखा कि मंगमा अकेले रहती है तो उससे पैसा ऐंठना चाहता था। किसके रूप में? उधार के रूप में। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया बाबू कि रंगप्पा कौन था और मंगमा से क्या चाहता था। याद रखेंगे, रंगप्पा गांव का एक लंपट और जुआरी था जो मंगमा से उधार के रूप में पैसा ऐंठना चाहता था। तो ये पहला था जिसको आपको याद हो गया होगा। यानी रंगप्पा गांव का एक लंपट और जुआरी था जो मंगमा से उधार के रूप में पैसा ऐंठना चाहता था। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बाबू, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मंगमा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मंगमा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो याद रखिए, मंगमा को अपनी बहू जिसका नाम क्या था? नंजमा, नंजमा के साथ पोते को लेकर विवाद था। और इसके अतिरिक्त दोनों के बीच बेटे के अधिकार को लेकर विवाद था। यानी जो मंगमा का बेटा था उसको उसकी बहू अपने बस में रखना चाहती थी, जबकि मंगमा उसको अपने साथ मतलब अधिकार जमाना चाहती थी। तो इसलिए वो दोनों के बीच क्या था? विवाद था। यानी आपको याद हो गया कि मंगमा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो मंगमा को अपने बहू नंजमा के साथ पोते को लेकर विवाद था। और दूसरा, दोनों जो बेटा था, यानी दोनों का, यानी किसका बेटा? मंगमा का जो बेटा था, इसके अधिकार के लिए सास और बहू के बीच क्या था? विवाद था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा कह रहा है मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपको याद है बाबू कि मंगमा क्या है बाबू? मंगमा एक गरीब विधवा औरत थी। यानी ये विधवा थे, उनके पति मर चुके थे, जो अपना भरण पोषण करने के लिए प्रतिदिन कहां जाकर बाबू? बेंगलुरु जाकर दही बेचती थी। मंगमा के परिवार में उसके अतिरिक्त एक बेटा था, उसकी एक पत्नी यानी बेटे की पत्नी यानी बहू तथा एक पोता था। परंतु बहू के संबंध अच्छा नहीं था, बहू के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं था, जिसके कारण पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो ये आपको समझ में आ गया वो तीन क्वेश्चन। यानी रंगप्पा कौन था और मंगमा से क्या चाहता था? रंगप्पा गांव का एक लंपट जुआरी था जो मंगमा से उधार के रूप में पैसा ऐंठना चाहता था। मंगमा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो मंगमा को अपनी बहू नंजमा के साथ पोते को लेकर विवाद था। इसके अतिरिक्त दोनों के बीच बेटे के अधिकार को लेकर विवाद था। याद हो गया बाबू? अब याद किए हम लोग कि मंगमा का चरित्र क्या था। तो मंगमा एक क्या थी? विधवा औरत थी और जो अपना भरण पोषण करने के लिए बंगलुरु जाकर दही बेचती थी। मंगमा के परिवार में उसके अतिरिक्त एक बेटा, बहू और पोता था। बहू के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं था और जिसके कारण पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। बहू के साथ आपको यहां लिख लेना है, बहू के साथ संबंध अच्छा नहीं था जिसके कारण पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, 100% ये क्वेश्चन आएगा। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? देखिए वो क्या कह रहा है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। देखिए वो ध्यान से, यानी जब मंगमा और उसकी बहू नंजमा के बीच पोते को लेकर विवाद हुआ तो बहू को इस बात का डर था
कि उसके पास जो भी पैसे हैं किसी दूसरे को न दे दे। तो इसलिए उसने उसको क्या किया, उसके साथ समझौता करने का क्या किया, प्रयास किया। अब ध्यान से देखिएगा, बहू ने सास को मनाने के लिए किसको भेज दिया, पोते को सास के पास भेज दिया। बहू को इस बात का डर था कि यदि समझौता, यदि क्या ना हो बाबू, समझौता नहीं किया गया तो माँ पैसा किसी और को दे देंगे। इसलिए उसने सास को मनाने के लिए विनम्रता, यानी जो क्या था, झगड़ा था, उसको खत्म करने के लिए विनम्रता यानी विनम्र भाव लाया और साथ साथ सेवा का तरीका अपनाया, यानी उसका सेवा करने लगी और विनम्रता के साथ उसके साथ रहने लगी। तो ये था बाबू कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। आप सीधे लिख सकते हैं, बहू ने सास को मनाने के लिए उसके पास किसको भेज दिया, पोता को भेज दिया, क्योंकि उसको इस बात का डर था कि अगर बहू नहीं, अगर सास नहीं मानी तो पैसा किसी और को दे देगी। और इस डर से उसने क्या किया बाबू, सास को मनाने के लिए विनम्रता और सेवा का तरीका अपनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। 5 नंबर का रहा, ढाते विश्वास में आई बाढ़ का चित्रण अपने शब्दों में लिखें। और ढाते विश्वास, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग ऊपर चलेंगे। और ढाते विश्वास जो था बाबू, ये कैसी कहानी बाबू, उड़िया कहानी। कैसी कहानी है, उड़िया कहानी, जिसके लेखक कौन थे बाबू, याद आ रहा है आप लोगों को ना, सात कोड़ी होता। यानी ढाते विश्वास कहानी में आई बाढ़ का दृश्य काफी भयावह था, यानी काफी भयानक था। ढाते विश्वास कहानी के जो प्रमुख पात्र कौन थी, लक्ष्मी। लक्ष्मी का गांव किस बांध के नीचे बाबू, देवी बांध के नीचे था। जैसे ही देवी बांध टूटा, टूटने के कारण गांव में चारों तरफ पानी क्या हो गया, फैल गया। गांव के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए टीले की ओर भागने लगे, यानी टीला ऊंचाई पर था जिसकी ओर क्या करने लगे, भागने लगे। इस बाढ़ में अनेकों मवेशियों, लोगों और बच्चों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि ढाते विश्वास में जो बाढ़ का दृश्य था बहुत भयावह था। इसमें क्या हुआ बाबू, जो लक्ष्मी है उसका गांव कहां बाबू, देवी बांध के नीचे था। देवी बांध टूटने के कारण पूरा पानी गांव में क्या हो गया, फैल गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए टीला की ओर भागने लगे, स्कूल की ओर भागने लगे। लेकिन स्कूल के छत के ऊपर भी पानी क्या हो गया था, भर गया था। तो इसलिए वो लोग टीले की ओर यानी ऊंचाई पर भागने लगे और इस बाढ़ में अनेकों मवेशियों, लोगों तथा बच्चों की मृत्यु हो गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, समझ में आ गया बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 6 कह रहा है बाबू कि लक्ष्मी कौन थी, उसके पारिवारिक स्थिति का वर्णन करें। बाबू लक्ष्मी गांव की एक गरीब महिला थी जो ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र थी। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बहुत दयनीय थी। उसका पति लक्ष्मण कहाँ बाबू, कलकत्ता में नौकरी करता था, जिसके पैसे से घर का खर्चा नहीं चल पाता था। इसलिए अपने चारों बच्चों के पालन पोषण के लिए तहसीलदार के घर काम करना पड़ता था। तो ये आपको समझ में आ गया कि लक्ष्मी कैसी महिला थी। मैंने बाबू क्वेश्चन के आंसर को एकदम सरल भाषा में लिखा है, आप इसे याद कर लीजिएगा। लक्ष्मी गांव की ये क्या थी, गरीब महिला थी जो ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। और याद रखना लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति क्या नहीं थी, ठीक नहीं थी, क्योंकि उसका पति जो कमाता था कलकत्ता में, उसके भेजे हुए पैसे से उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता था। इसलिए अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए तहसीलदार के यहाँ घर का काम करती थी। समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बाबू। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, मंगू कौन थी और इसके प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में क्या फर्क था। देखिए बाबू, आपको ये बताना है कि जो मंगू एक पागल और गूंगी लड़की थी, तो उसके प्रति जो घर के सदस्यों का यानी उसके भाई का, उसकी बहन का जो क्या था, व्यवहार था,
किससे तुलना करना है, माँ के जो व्यवहार है उससे तुलना करना है। अब देखिए बाबू, मंगू कौन बाबू, जन्मजात पागल और गूंगी थी, यानी मंगू जन्मजात पागल और गूंगी थी। माँ का मंगू के प्रति जो व्यवहार था वात्सल्यपूर्ण था। वात्सल्यपूर्ण के मतलब बाबू स्नेहपूर्ण, यानी काफी ज्यादा मातृत्व भाव वाला लगाव था। वह मंगू को टट्टी पेशाब कराते थे। मंगू बाबू 12 साल के होने के बाद भी वह क्या करती थी, बिछौने पर टट्टी पेशाब कर देती थी। माँ उसको खाना खिलाती और सुलाती थी, परंतु परिवार के अन्य सदस्यों का मंगू के साथ व्यवहार स्नेहपूर्ण नहीं था। उसकी बहन का मानना था कि माँ की लाड़ प्यार ने उसे और पागल बना दिया है, यानी उसकी बहन का मानना था कि जो उसकी माँ है बहुत लाड़ प्यार करती हैं, जिसके कारण और वो पागल हो गई हैं। तो ये आपको याद रखना है, याद हो जाएगा बाबू कि मंगू कौन थी, तो मंगू जन्मजात पागल और गूंगी थी। माँ का मंगू के प्रति व्यवहार वात्सल्यपूर्ण था। वह मंगू को टट्टी पेशाब कराती, खाना खिलाती और सुलाती थी, परंतु परिवार के अन्य सदस्यों का मंगू के साथ व्यवहार स्नेहपूर्ण नहीं था। बहन का मानना था कि माँ के लाड़ प्यार ने उसे और पागल बना दिया है। तो समझ में आ गया बाबू, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का है बाबू, आप इसे तो 1 मिनट में याद कर लीजिएगा। कह रहे बाबू, पपाती कौन थी और शहर क्यों लाई गई थी। पपाती कहां से बाबू, किस कहानी का प्रमुख पात्र है, नगर कहानी का। अब नगर कहानी में आपको मालूम होगा कि पपाती वली अमाल की पुत्री थी। वह मदुरै शहर के बड़े अस्पताल में, बड़े यानी मदुरै शहर के बड़े शहर अस्पताल यानी डायरेक्ट अस्पताल में चिकित्सा के लिए लाई गई थी। यानी पपाती का तबीयत खराब था, तो उसकी माँ कौन बाबू, वली अमाल ने मदुरै शहर में अस्पताल में किसके लिए, चिकित्सा के लिए लाई थी। याद रहेगा बाबू, तो किसके लिए लाई गई थी बाबू, चिकित्सा के लिए लाई गई थी। इतनी बात समझ में आ गया बाबू। चलिए अब एक और बात याद रखना है कि वली अमाल का चरित्र चित्रण कर, यानी वली अमाल का चरित्र चित्रण करना है कि वली अमाल कैसे थी। तो आपको याद रखना है वली अमाल एक नगर कहानी की प्रमुख पात्र है, यानी जो वली अमाल है नगर कहानी की प्रमुख पात्र है। वह पूर्ण अशिक्षित और वातावरण से अपरिचित थी, यानी वो क्या है बाबू, एक देहाती महिला है जो अशिक्षित है और उन्हें शहर का माहौल समझ में नहीं आ रहा था, यानी वातावरण से क्या थी, अपरिचित थी। एक बात याद रखना है कि एवं देहाती वातावरण में रहने के कारण मुखर नहीं थी। मुखर मतलब जो बोल नहीं पाते थे, यानी वो किसी से बात करने से डरती थी, इसका मतलब वो मुखर नहीं थी। वली अमाल को गांव की झोला छाप वैद्य, डॉक्टर, ओझाओं और देवी देवताओं पर गहरा विश्वास है। आपको मालूम है गांव की जितनी भी महिलाएं होती हैं उन्हें झोला छाप डॉक्टरों, ओझा और जो भी क्या होता है झाड़ फूक का काम करते हैं, उन पे काफी ज्यादा क्या था, विश्वास था, जिसके कारण बड़े अस्पताल में दौड़ एवं दवाओं का गंध उन्हें असह्य था। यानी जो अस्पताल था उनमें एक जगह से दूसरे जगह बार बार भेज रहे थे, तो उस दौड़ में दवाओं का गंध उन्हें क्या था, असह्य था। तो क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया कि वली अमाल क्या है, नगर कहानी की प्रमुख पात्र हैं। वह पूर्ण क्या थी, अशिक्षित एवं वातावरण से अपरिचित थी। देहाती वातावरण में रहने के कारण वो मुखर नहीं थी। वली अमाल को गांव के झोला छाप, डॉक्टर, ओझाओं एवं देवी देवताओं पर गहरा विश्वास था, जिसके कारण उन्हें बड़े अस्पताल में दौड़ दवाओं का गंध असह्य था। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 क्या कह रहा है बाबू, मदुरै का इतिहास क्या है।
मदुरै का इतिहास, यानी नगर कहानी में मदुरै का वर्णन है। तो बाबू मदुरै के इतिहास के बारे में याद रखना, मदुरै पांडी लोगों की दूसरी राजधानी है, यानी जो पांडी वंश था उनकी राजधानी, दूसरी राजधानी थी। और प्राचीन मानचित्रों में इससे मथुरा के नाम से, किसके नाम से? मथुरा। कई बार यह पूछा गया कि प्राचीन मानचित्रों में किसके नाम से? मथुरा के नाम से। यूनानी इसे किसके नाम से? वह मेदोरा के नाम से। और अंग्रेज इसे मदुरा के नाम से पुकारते थे। तो यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि जो यूनानी थे इसको किसके नाम से? मेदोरा के नाम से। अंग्रेज इसे मदुरा के नाम से पुकारते थे। समझ में आया? जबकि पांडी लोगों की ये दूसरी राजधानी थी और मानचित्र में इसे मथुरा के नाम से जाना जाता था। समझ में आया कि नहीं बाबू? और आज का ये कौन है बाबू? मदुरै। समझ में आया बाबू? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मदुरै का इतिहास क्या है। तो मदुरै पांडी लोगों की दूसरी राजधानी है। प्राचीन मानचित्र में इसे मथुरा, जबकि यूनानी मेदोरा और अंग्रेज इसे मदुरा के नाम से पुकारते थे। कोई दिक्कत बाबू? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है बाबू कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है। देखिए बाबू, जो बड़े डॉक्टर थे पपाती का चेकअप करते हैं, यानी पपाती के रोग का निरीक्षण किया एवं बताया कि इसे कौन सी बीमारी है। तो ये बहुत फेमस है, इसको याद करिएगा, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस। एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस है और इसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। यानी बड़े डॉक्टर ने क्या कहा कि इस लड़की को एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस है और इसे कहां बाबू? बड़े अस्पताल में, यानी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। पपाती की मां अशिक्षित नारी थी जो अस्पताल की प्रक्रिया को नहीं जानती थी। यानी पपाती की जो माँ थी वो कैसी थी बाबू? अशिक्षित थी, जो अस्पताल की जो तौर तरीका है उसको नहीं जानती थी एवं किसी से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो मुखर नहीं थे। अभी हमने बताया कि किसी से पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। और साथ साथ अस्पताल में कौन था बाबू? घूसखोरी था, पैरवी था और सबसे मेन था वो टाल मटोल। एक के पास लेके जाती थी, वो बोलता दूसरे के पास ले जाओ, उसके पास लेके जाती थी, तीसरे के पास लेके जाओ। यार इनमें अस्पताल में घूसखोरी था, साथ साथ पैरवी का वातावरण था। और याद रखना कि टाल मोल मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के। तो जिसके कारण कौन बाबू? ये जिसके कारण बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है, यानी नहीं हो पाई। क्यों बाबू? क्योंकि उसमें टाल मोल की प्रवृत्ति, अस्पताल में घुसखोरी, पैरवी के चलते बड़े डॉक्टर के कहने पर भी छोटे डॉक्टर उसको अस्पताल में भर्ती नहीं करते। समझ में आ गया बाबू? तो ये आपको समझ में आया कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है। क्योंकि बड़े डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो क्या बोला? एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस की समस्या है और इसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। पपाती की जो माँ थी वली अमाल, वो क्या थी? अशिक्षित थी और वो किसी से पूछने से डरती थी, जिसके कारण अस्पताल में घुसखोरी और पैरवी की काफी ज्यादा क्या थी? प्रचलित टर्म था, जिसके कारण बड़े डॉक्टर के हो कहने के बावजूद उसके अस्पताल में भर्ती नहीं करा पाई। समझ में आया बाबू? चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 क्या कह रहा है बाबू? सीता। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। सीता अपने घर में घुटन महसूस कर रही थी, क्यों? यानी सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस कर रही थी, ये आपको बताना। देखिए बाबू, देखिए सीता विधवा होने के बाद अपने बेटे एवं बहुओं से उपेक्षित हो गई थी। यानी सीता घुटन महसूस करने, घुटन मतलब सीता घुटन क्यों महसूस कर रही थी? क्योंकि विधवा होने के बाद अपने बेटों और बहुओं से उपेक्षित हो गए थे। उपेक्षित मतलब इनका सेवा सत्कार नहीं करते थे, जिन्हें भोजन के लिए
बारी बारी से अलग अलग बेटों के पास रहना पड़ता था। बेटों ने क्या टर्म लगाया था कि एक माँ इसके पास रहेगी, एक माँ दूसरे के पास, एक माँ तीसरे के पास। तो वो क्या करती थी, भोजन के लिए हमेशा अलग अलग बेटों के पास उनको रहना पड़ता था एवं ताना साना पड़ता था, यानी भोजन के लिए उन्हें बार बार ताना साना पड़ता था। उनकी बहुएं बार बार उनसे झगड़ा करते थे, जिसके कारण सीता अपने घर में घुटन महसूस कर रही थी। ये तो समझ में आ गया होगा कि सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस कर रही थी, क्योंकि विधवा होने के बाद अपने बेटे और बहुओं से उपेक्षित हो गई थी, जिन्हें भोजन के लिए बारी बारी से अलग अलग बेटों के पास रहना पड़ता था एवं ताना साना पड़ता था। इसलिए उन्हें अपने घर में घुटन महसूस हो रहे थे। और लास्ट में याद कर लेना है बाबू कि बेटों ने क्या कहा कि माँ बार बार हम लोग के साथ रहती है, दौड़ धूप करते, इससे अच्छा है उन्हें हर महीना हम लोग 50-50 रुपया खर्च देंगे और वो अपना भोजन खुद पकाएंगी और खाएंगे, जिसके कारण उन्हें अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगा। समझ में आ गया बाबू। चलिए अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि नगर कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। देखिए बाबू, जो नगर कहानी है इसके प्रमुख पात्र कौन है बाबू, वली अमाल। तो नगर कहानी के प्रमुख पात्र वली अमाल है, जो पपाती को इलाज के लिए शहर मदुरई लेकर जाती हैं। बड़े डॉक्टर के कहने पर भी बीमार बेटी को पैसा के अभाव में अस्पताल में भर्ती नहीं करा सकी, क्योंकि शहर के सभी रिश्ते पैसों पर टिका है एवं मानवता को पैसों से खरीदा जा सकता है। यानी बाबू वो गरीब थी और उनके पास पैसा का अभाव था, जिसके कारण उनको शहर के अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जा सका, क्योंकि शहर के जो भी रिश्ते हैं पैसों पर टिका है और पैसों से मानवता यानी ह्यूमैनिटी को खरीदा जा सकता है। इस कहानी में लेखक ने शहर की अमानवता तथा स्वार्थपरता को उजागर किया। इस कहानी में लेखक ने शहर की अमानवता यानी मानवता भाव नहीं है शहर के लोगों में, अमानवता को उजागर किया है और स्वार्थपरता को उजागर किया है। अतः यह कहानी का जो शीर्षक है नगर 100% क्या है, सार्थक है। समझ में आया कि नहीं बाबू। ये नगर कहानी के शीर्षक की सार्थकता मैंने आपको बताया कि नगर कहानी के जो प्रमुख पात्र वली अमाल हैं, जो पपाती को इलाज के लिए शहर मदुरई लेकर जाती हैं। बड़ा डॉक्टर के कहने पर भी बीमार बेटी को पैसा के अभाव में अस्पताल में भर्ती नहीं करा पाती हैं, क्योंकि शहर के सभी रिश्ते पैसों पर टिका है एवं मानवता को पैसों से खरीदा जा सकता है। यानी इस कहानी में लेखक ने शहर की अमानवता और स्वार्थपरता को उजागर किया है, अतः कहानी का शीर्षक नगर क्या है, सार्थक। समझ में आ गया बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना बाबू, 14 क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिएगा। 14 कह रहा ढाते विश्वास कहानी के शीर्षक की सार्थकता को लिखना है। यानी कौन विश्वास बाबू, ढाते विश्वास। भैया ढाते विश्वास। अब ढाते विश्वास कहानी में उड़ीसा के गांव में आए बाढ़ की भीविषिका का वर्णन है। यानी ढाते विश्वास कहानी में हमने किसके बारे में पढ़ा बाबू, यानी उड़ीसा में बाढ़ आता है, जिसके प्रमुख पात्र कौन थी बाबू, लक्ष्मी थी। अब इसमें आपको देखना क्या है बाबू कि ढाते विश्वास कहानी में उड़ीसा के गांव में आए बाढ़ की विभीषिका का वर्णन है। गांव के सभी लोग भयंकर बाढ़ के समय मां मुंडेश्वरी के शरणागत हुए। यानी उनमें जो मंदिर था, याद रखना किनका, मां मुंडेश्वरी के मंदिर के शरणागत हुए, परंतु देवी मां और वहां भगवान शंकर का भी मंदिर था, भगवान शंकर लोगों की कोई मदद नहीं कर सके। समझिएगा ध्यान से, हमने क्या बताया, जब बाढ़ आया यानी देवी बांध के टूटने के कारण जो गांव में बाढ़ आया, सभी लोग क्या हुए बाबू, सभी लोग उस बाढ़ के कारण किसकी ओर भागना शुरू कर दिए, यानी
टीले पर भागना शुरू कर दिए। और वहां पे कौन थी बाबू? मां मुंडेश्वरी का मंदिर था, शंकर भगवान का मंदिर था। और उन लोगों ने क्या सोचा कि आज हम लोग को देवी मां और भगवान शंकर कुछ ना कुछ क्या करेंगे, मदद करेंगे, क्योंकि हमेशा वहां पे पूजा पाठ होता था और साथ साथ बलि चढ़ाया जाता था मां मुंडेश्वरी के मंदिर में, लेकिन कोई भी इनका मदद नहीं कर सका, जिसके कारण लोगों का देवी देवताओं के प्रति क्या हो गया? विश्वास उठ गया। और विश्वास उठ गया, इसलिए कहानी का शीर्षक ढाते विश्वास, यानी विश्वास खत्म हो गया। कहानी का शीर्षक क्या है? सार्थक। समझ में आया कि नहीं बाबू? इतना आपको याद हो गया होगा कि ढाते विश्वास कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर हमने विचार किया कि ढाते विश्वास कहानी में उड़ीसा के गांव में आए बाढ़ की विभीषिका का वर्णन है। गांव के सभी लोग भयंकर बाढ़ के समय मां मुंडेश्वरी के शरणागत हुए, परंतु देवी मां और भगवान शंकर लोगों की कोई मदद नहीं कर सके, जिसके कारण लोगों का देवी देवताओं से विश्वास क्या हो गया? उठ गया। कई लोग उसमें मरे, जानवर मरे, तो इसके चलते लोगों का भगवान से विश्वास उठ गया। यानी कहानी का शीर्षक ढाता विश्वास सार्थक। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? धरती कब तक घूमेगी कहानी का शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। धरती कब तक घूमेगी इस कहानी के शीर्षक कैसा है, इस पर हम लोग को विचार करना। ध्यान से देखिएगा। धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? सीता। और सीता की पति की मृत्यु होने के बाद बारी बारी से बेटों के साथ रहती थी, जिसे भोजन के लिए बेटों और बहुओं का तानाशाना पड़ता था। सीता को आकाश और पृथ्वी के बीच घुटन महसूस हो रहे थे। उसे आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी? अतः कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी सार्थक है। यानी उनको इस बात का क्या था? आशा तक कभी ना कभी उनका दुख खत्म होगा। यानी जो बारी बारी से बेटों के पास जाकर भोजन के लिए रहती थी, तो ये उनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था जैसे कोई भीख मांगता है, वैसे उनको बारी बारी से लड़कों के पास जाना पड़ता था। तो इसलिए उनको अपने घर में घुटन महसूस होती थी और उनको ऐसा विश्वास ऐसा था कि धरती तो घूमेगी, लेकिन कब तक घूमेगी? तो अतः यह कहानी का शीर्षक क्या है? सार्थक है। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो आज हमने क्या पढ़ा बाबू? आज हमने पढ़ा, सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए बाबू, हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट इसका देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा बाबू दही वाली मंगमा, जिसके लेखक कौन थे? श्रीनिवास, और उन्हीं का नाम था मास्ती वेंकटेश अयंगार। जन्म बाबू 6 जून 1891, और उनकी विधा कन्नड़ कहानी था। मैंने आपको पहले बताया कि क्या क्या याद रखना है बाबू? पहले चैप्टर का नाम याद रखना और कि इसके लेखक का नाम, और लेखक के नाम के साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था। दही वाली मंगमा, लेखक श्रीनिवास, हिंदी अनुवाद B.R. नारायण, कैसी कहानी? कन्नड़ कहानी। प्रमुख पात्र मंगमा और लेखक की मां। दूसरा हम लोग के पास कौन था बाबू? ढाते विश्वास, 7 कोड़ी होता, कैसी कहानी थी? उड़िया कहानी। राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। प्रमुख पात्र कौन थी? लक्ष्मी। तीसरा हमने पढ़ा बाबू, तीसरा पाठ मां ईश्वर पेटलीकर, इनका पूरा नाम ईश्वर मोतीलाल पटेल। विधा कैसी है? गुजराती कहानी है, और हिंदी अनुवाद गोपाल दास नागर ने किया। प्रमुख पात्र मंगू और मां। चौथा हम लोग के पास था बाबू नगर। नगर कैसी कहानी थी बाबू? एक तमिल कहानी थी, और कहाँ लेखक का नाम सुजाता, जिनका नाम S रंगराजन है, और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? K.A. जमुना ने किया था। और प्रमुख पात्र पपाती और वली अमर। लास्ट हम लोग के पास कौन सा पाठ था बाबू? धरती कब तक घूमेगी, और इसके लेखक थे सावरदैया। और एक ऐसी कहानी थी बाबू राजस्थानी कहानी। याद रखिए कैसी कहानी थी? राजस्थानी कहानी, जिसका हिंदी अनुवादक भी कौन थे? सावरदैया थे। मैंने आपको ये समझाया था। तो ये था हम लोग का आज का महत्वपूर्ण लेक्चर, जो आपको वर्णिका से संबंधित सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा, आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में मदद करेगा। और जो भी हमने सब्जेक्टिव बताया एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।